मैं ज़ॉम्बी बनने के बाद सबसे पहला काम हर जगह मिल्क पाउडर और डायपर्स इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि मैंने एक इंसानी बच्ची को अपनाया था। सभी ज़ॉम्बीज मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बच्ची दरअसल ह्यूमन रेस की एम्प्रेस का रीबर्थ थी। अपने पिछले जीवन में उसने चारों दिशाओं में युद्ध लड़े थे, अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल्स झेली थी, काउंटलेस दूसरी रेसेस के शक्तिशाली वॉरियर्स को मार गिराया था। लेकिन आखिर में डू जी क्लैन की गंदी स्नीक अटैक की वजह से स्टारी स्काई इंसेक्ट रेस की मदर क्वीन के हाथों मारी गई। अब उसका रीबर्थ 50 साल पहले अपोकलिप्स की शुरुआत में हुआ था, लेकिन इस बार वह एक छोटी बच्ची बनकर लौटी थी। उधर मैं जैसे ही इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ, तुरंत ज़ॉम्बीज के हमले का शिकार हो गया और आखिरकार खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गया। अच्छी बात बस इतनी थी कि मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस बची रही। पिछले एक महीने से मैं सुपरमार्केट के फ्रिज में मिली फ्रोजन मीट खाकर जिंदा था, लेकिन अब वह मीट भी सड़ने लगी थी। भले ही ज़ॉम्बीज सड़ा हुआ मीट खाते हों, लेकिन ह्यूमन माइंड होने की वजह से मैं उसे नहीं खा सकता था। मजबूरी में मैंने खुद को एक साधारण ज़ॉम्बी की तरह डिस्गाइज किया और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा। तभी एक घर के किचन में जाने ही वाला था कि अचानक बगल वाले कमरे से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का कमरा बेहद आरामदायक और साफ सुथरा था, जो बाहर हॉल में फैले खून के धब्बों से बिल्कुल उल्टा था। बिस्तर पर करीब 6-7 महीने की एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। लगता था उसके माता पिता ने अपनी आखिरी सांसों में बेडरूम का दरवाजा बंद करके उसे बचाने की कोशिश की थी। उसी समय यून रुआक्शुए पूरी तरह निराश हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसे रीबर्थ मिला था, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता की जगह उसने एक ज़ॉम्बी को देखा। वह पहले से ही काफी देर से भूखी थी, ऊपर से इस वक्त का भयानक डर, हंगर और फियर दोनों के असर से वह बेहोश हो गई। उस छोटी बच्ची को देखकर मैं हैरान रह गया। वह सिर्फ 5-6 महीने की थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। किसी वजह से मुझे उससे अपनापन महसूस हुआ। हम दोनों ही बिना वजह इस दुनिया में आ गए थे और बदकिस्मती से अपोकलिप्स का शिकार बने थे। मेरी आंखों के सामने अचानक आई यह नई जिंदगी अंधेरे में चमकती एक उम्मीद जैसी लगी, जिसने मुझे जीने का नया मकसद दे दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस छोटी बच्ची को पालूंगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह भूख की वजह से बेहोश हो चुकी है और कमरे में रखा मिल्क पाउडर का डिब्बा भी पूरी तरह खाली था। मैंने फैसला किया कि बाहर जाकर मिल्क पाउडर ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने बेडरूम का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया, बच्ची को अंदर सुरक्षित रखा और दरवाजे के सामने सोफा लगाकर ज़ॉम्बीज के अंदर आने का रास्ता रोक दिया। किचन में काफी तलाश करने के बाद भी कुछ काम का नहीं मिला, इसलिए मुझे ऊपर की मंजिलों पर जाना पड़ा। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में सूखे हुए काले भूरे खून के निशान फैले हुए थे। जमीन पर पहचान में न आने वाले बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे। बिल्डिंग का मेन डोर खुला होने के बावजूद वहां इतनी बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल था। कॉरिडोर में कई अधूरे शरीर वाले ज़ॉम्बीज भी घूम रहे थे, लेकिन अब मैं इन सबका आदी हो चुका था और चुपचाप घरों की सर्च करता रहा। लगातार कई किचन खंगालने के बाद भी मुझे मिल्क पाउडर नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा सा पूरी तरह न सड़ा हुआ रॉ मीट मिला। आखिर जब मैं 5वीं मंजिल के एक घर में पहुंचा तो वहां की महिला ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने अपने ही बच्चे को खा लिया था। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अगर वह छोटी बच्ची भी बेडरूम में बंद न होती तो शायद उसका अंजाम भी यही होता। आखिरकार खुले हुए मिल्क पाउडर के 2 डिब्बे और करीब 2 किलो ऐसा रॉ मीट ढूंढ लिया जो अभी तक पूरी तरह सड़ा नहीं था। यून रुआक्शुए बेहोशी में ही महसूस कर रही थी कि उसके मुंह में दूध डाला जा रहा है। उसने इंस्टिंक्ट से दूध पीना शुरू किया। एनर्जी मिलने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, लेकिन उसने देखा कि वह मरी नहीं थी, बल्कि एक ज़ॉम्बी बिल्कुल नैनी की तरह चम्मच से उसे दूध पिला रहा था। अपने पिछले जीवन की यादों में उसने हमेशा ज़ॉम्बीज को सिर्फ खून के प्यासे मॉन्स्टर्स के रूप में देखा था। उसने तो खुद भी अपने ज़ॉम्बी बन चुके साथियों को खत्म किया था। उसके मन में ख्याल आया, क्या यह ज़ॉम्बी मुझे बड़ा करके बाद में खा जाएगा? मुझे नहीं पता वह छोटी बच्ची क्या सोच रही थी, लेकिन उसे दोबारा आंखें खोलते देखकर मैंने राहत की सांस ली। हालांकि वह काफी समय से भूखी थी, इसलिए एक कटोरी मिल्क पाउडर पिलाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मैं आदत से उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी याद आया कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। जैसे ही बोलने की कोशिश की, मेरे मुंह से सिर्फ एक धीमी गुर्राहट निकली। मैं चुप हो गया और बिना कुछ बोले लगातार 3 कटोरी मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया, तब जाकर उसका पेट भरा। मैंने मन ही मन सोचा कि बच्चे को पालना सच में आसान नहीं है। अब से मुझे ज्यादा मिल्क पाउडर जमा करना होगा। अच्छी बात यह थी कि मिल्क पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होता। पेट भरने के बाद यून रुआक्शुए आराम से बेबी क्रिब में लेट गई। उसे यह सब बेहद अजीब लग रहा था। मेरे शरीर से निकलने वाली ऑरा साफ बता रही थी कि मैं अभी अभी ज़ॉम्बी बना था और सिर्फ एक बेहद कमजोर फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बी था। इतने लो लेवल का ज़ॉम्बी किसी भी हालत में इंटेलिजेंस नहीं रख सकता था, इसलिए वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन पिछले जीवन में अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल्स लड़ चुकी एम्प्रेस होने के कारण वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसके मन में डर अभी भी था, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह ज़ॉम्बी सच में उसे खाना चाहता भी है तो कम से कम वह भूखी नहीं मरेगी। कई दिनों की भूख और डर से उसके नर्व्स पूरी तरह तनाव में थे, लेकिन अब राहत मिलने पर वह गहरी नींद में सो गई। मैं उस छोटी बच्ची का सोता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे शांति और सुकून महसूस हुआ, लेकिन कुछ महीनों की बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ देना मतलब उसकी मौत तय थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ये 7 मंजिला पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। दूसरी मंजिल बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, जबकि 7वीं मंजिल सबसे ऊपर होने की वजह से काफी सुरक्षित थी। शायद बिल्डिंग पुरानी होने के कारण यहाँ ज़ॉम्बीज ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो थे वे बेहद भूखे थे। मैं उस छोटी बच्ची को लेकर खुलेआम घूमने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्रोबार उठाया और रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बीज को पीछे से चुपचाप खत्म करता गया। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर मैंने उसे सुरक्षित रखा, फिर खुद नहाया और साफ कपड़े पहन ली। अब शरीर पर मौजूद घावों के निशान छोड़ दें तो मैं लगभग एक सामान्य इंसान जैसा ही दिखता था। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि इस घर में मुझे बेबी प्रोडक्ट्स भी काफी मात्रा में मिल गए। शायद अपोकलिप्स शुरू होने पर यहाँ रहने वाला परिवार जल्दबाजी में सब छोड़कर भाग गया था। मैंने यह भी महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार घूमने फिरने की वजह से ज़ॉम्बी बनने के बाद जो मेरा शरीर बेहद अकड़ा हुआ था, अब वह काफी फ्लेक्सिबल हो गया था। मैं कुछ आसान ह्यूमन मूवमेंट्स भी करने लगा था। हालांकि मुझे इस बात पर हैरानी हुई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान यून रुआक्शुए पर था। जब मैं
मैं डायपर लेकर उसे बदलने जा रहा था, तभी यून रुओक्सुआ के दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आया। पहले उसे सिर्फ इस बात पर हैरानी थी कि मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, लेकिन अब जब उसने मुझे डायपर बदलने की तैयारी करते देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि मैंने अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस संभाल कर रखी है। उसने हमारी पहली मुलाकात को याद किया। उसे याद आया कि मैंने डोर हैंडल घुमाया था, क्रोबार से दरवाजा खोला था, मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया था। यह सब किसी सामान्य फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बी के इंस्टिंक्ट नहीं हो सकते थे। अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे अंदर अभी भी इंसानी चेतना मौजूद है और वही मेरी ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट को दबा रही है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि मैं किसी भी तरह से महिला नहीं बल्कि एक पुरुष ज़ॉम्बी हूँ। उसने शर्माते हुए सोचा कि उसकी सारी इज्जत तो डायपर बदलते समय ही चली जाएगी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने खुद को समझा लिया। आखिर उसे दोबारा जिंदगी मिली थी और उसकी जान भी इसी ज़ॉम्बी ने बचाई थी। इतनी छोटी बात पर नाराज होना ठीक नहीं था। उसने मुझे अपने अकड़े हुए हाथों से बड़ी मुश्किल से उसका डायपर बदलते देखा। उसके मन में एक साथ दुख और अपनापन दोनों पैदा हुए। उसने कल्पना की कि शायद कभी मेरा भी एक खुशहाल परिवार रहा होगा, लेकिन अपोकलिप्स ने सब कुछ छीन लिया और मुझे ज़ॉम्बी बना दिया। किसी भी दुनिया का न रह पाने वाला यह अकेलापन उसके दिल के सबसे नरम हिस्से को छू गया। उसी पल उसने मुझे अपने ज़ॉम्बी पापा के रूप में स्वीकार कर लिया। नया घर ठीक करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने और छोटी बच्ची दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना जमा करना होगा। दिन में बाहर निकलना सर्वाइवर्स को शक में डाल सकता था और हमारी पहचान खुल सकती थी, इसलिए मैंने रात को बाहर जाने का फैसला किया। निकलने से पहले मैंने सिर्फ बेडरूम का दरवाजा ही बंद नहीं किया, बल्कि स्टेयरकेस के सामने बड़ी अलमारी भी लगा दी ताकि कोई ज़ॉम्बी या इंसान ऊपर ना आ सके। मैं सप्लाईज ढूंढने निकला। आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में हर घर में थोड़ा थोड़ा सामान बचा था। धीरे धीरे काफी फूड जमा हो गया। हाइकिंग बैग भरने के बाद मैं बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर उठाकर अंधेरे में आगे बढ़ा। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने ऊपर देखा तो आसमान में चमकता चांद पूरी तरह ब्लड रेड हो चुका था। उसी समय यून रुओक्सुई की नींद खुली। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। वह आराम से डायपर गीला करने ही वाली थी कि खिड़की से बाहर ब्लड मून दिखाई दिया। उसने तुरंत समझ लिया कि अब पूरी दुनिया के एवोल्यूशन का द्वार शुरू होने वाला है। मुझे भी ब्लड मून देखकर हैरानी हुई, लेकिन यह ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की दुनिया थी और मैंने साइंस फिक्शन मूवीज में ऐसा सीन पहले देखा था, इसलिए मैंने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया और सोचा कि अपोकलिप्स में ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं लगातार सप्लाईज उठाकर घर पहुंचाता रहा। मैंने सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि बुक्स तक उठानी शुरू कर दी। लेकिन चौथी बार सामान उठाते समय अचानक मेरे शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। मेरे बर्फ जैसे ठंडे शरीर के अंदर अचानक जलती हुई गर्मी फैलने लगी। यह एहसास मेरे लिए अजनबी भी था और परिचित ही, जैसे मैं दोबारा इंसान बन रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में असहनीय खुजली और दर्द शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरा ब्रेन फट जाएगा। मुझे लगा कि शायद मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस खत्म होने वाली है और मैं हमेशा के लिए सिर्फ ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैं बुरी तरह घबरा गया। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ब्लड मून की रोशनी में बाकी ज़ॉम्बीज भी उसी बदलाव से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ मूनलाइट में नहाए सर्वाइवर्स के शरीर भी गर्म होने लगे। उनके शरीर में ब्लड फ्लो तेज हो गया, बोन्स मजबूत होने लगी और बेडरूम में मौजूद यून रुओक्सुई भी ब्लड मून की लाल रोशनी से घिर गई। उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा और पूरे शरीर में तेज गर्मी फैल गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन आखिरकार मुझे होश आया। आसपास सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही मैं चला मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा एजाइल हो चुका है। अब मैं पहले जैसा अकड़ा हुआ ज़ॉम्बी नहीं रहा। मैंने देखा कि मेरे शरीर पर फैली काली नसें हल्की पड़ चुकी थीं, सिर पर दोबारा बाल उग गए थे और सड़क पर घूमने वाले बाकी ज़ॉम्बीज भी पहले जितने डरावने नहीं दिख रहे थे। उनमें अब थोड़ी बहुत इंसानों जैसी शक्ल दिखाई देने लगी थी। मेरे मन में उम्मीद जगी कि यह दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। तभी एक ज़ॉम्बी के पास से गुजरते समय मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे और उस ज़ॉम्बी के बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी जाग चुकी है। मैं अपनी सोच उस धागे के जरिए ज़ॉम्बी के दिमाग तक भेज सकता था और उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता था। मैंने ध्यान लगाकर कोशिश की तो ज़ॉम्बी से मेरा कनेक्शन और मजबूत हो गया और मैं उससे मुश्किल मूवमेंट्स भी करवाने लगा। मैंने इस एबिलिटी का नाम कंट्रोल ज़ॉम्बी रखा। कई बार प्रयोग करने के बाद मुझे पता चला कि फिलहाल मैं एक साथ सिर्फ 2 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ और अगर वे बहुत दूर चले जाएं तो मैं उन्हें सही कमांड नहीं दे पाता। मुझे लगा कि यह मेरी मेंटल पावर पर निर्भर करता है। मैंने जिन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल किया था उन्हें ज़ॉम्बी पपेट्स नाम दिया। थोड़ा थकने के बाद मुझे अचानक अकेली घर पर मौजूद यून रुओक्सुई की याद आई। मैंने तुरंत दोनों ज़ॉम्बी पपेट्स को इकट्ठा किया, उनसे सारा सामान उठवाया और तेजी से बिल्डिंग की ओर लौट चला। सच कहूं तो ज़ॉम्बीज से बेहतर मजदूर कोई नहीं हो सकता। न खाना चाहिए, न पानी, न सैलरी। उधर ब्लड मून की ब्लेसिंग खत्म होने के बाद यून रुओक्सुई भी गहरी नींद से जागी। उसके दिमाग में अचानक ढेर सारी जानकारी भर गई और उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। पिछले जीवन में उसे सिर्फ टाइम कंट्रोल टैलेंट मिला था, लेकिन इस बार उसके पास टेलेकिनेसिस भी जाग चुकी थी। अब वह सिर्फ अपनी इच्छा से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसे अपने पिछले जीवन की टाइम कंट्रोल एबिलिटी भी दोबारा मिल गई थी। ये दोनों टैलेंट्स मिलकर उसे भविष्य का सबसे शक्तिशाली वॉरियर बना सकते थे। पिछले जीवन में सिर्फ टाइम कंट्रोल के दम पर वह ह्यूमन एम्प्रेस बनी थी, लेकिन इस जन्म में डबल टैलेंट मिलने का मतलब था कि अटैक और डिफेंस दोनों में वह अजेय बन सकती थी। उसने अपनी नई एबिलिटीज इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसका बेबी बॉडी अभी बहुत कमजोर था। कुछ ही देर में उसके सिर में तेज दर्द और कमजोरी शुरू हो गई। फिर भी उसकी कमजोर मेंटल पावर उसके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकी। उसे पूरा यकीन था कि बड़े होने पर उसकी ताकत पिछले जीवन से भी कई गुना ज्यादा होगी और वह उस इंसेक्ट क्वीन को भी हरा देगी जिसने पिछले जन्म में उसे मार डाला था। तभी बाहर से आवाज आई। यून रुओक्सुई मुस्कुराई और समझ गई कि उसका ज़ॉम्बी पापा वापस आ गया है। अब उसके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाला ज़ॉम्बी ब्लड मून के बाद क्या इंसानों की तरह कोई स्पेशल एबिलिटी भी जागा होगा। उधर मैंने देखा कि स्टेयरकेस के सामने रखी अलमारी अपनी जगह से नहीं हिली थी, तो मैंने राहत की सांस ली। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे किसी की चिंता हुई थी। मैंने जल्दी से अलमारी हटाई, बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर दौड़ गया। वहां यून रुओक्सुई जाग
भाग रही थी और चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी, जबकि मैंने आज तक कभी लव भी नहीं किया था, लेकिन इस वक्त पहली बार मुझे सच में पापा बनने का एहसास हो रहा था। इसके बाद मैं किचन में गया, लेकिन पानी और बिजली दोनों बंद थे, इसलिए मैंने मिनरल वाटर से ही छोटी बच्ची के लिए मिल्क पाउडर तैयार किया। जब मैं दूध घोल रहा था तब यून रुओक्शुए भी अपने ज़ॉम्बी पापा को ध्यान से देख रही थी। उसने महसूस किया कि ब्लड मून के बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव जरूर आए हैं, हालांकि वे ज्यादा बड़े नहीं थे। अब मैं पहले से थोड़ा ज्यादा इंसानों जैसा दिखने लगा था, लेकिन यह बदलाव उसके पिछले जीवन में देखी गई ज़ॉम्बी एवोल्यूशन से बिल्कुल अलग था। पिछले जन्म में ज़ॉम्बीज कई अलग अलग टाइप्स में एवोल्यूशन करते थे, जैसे टैंक टाइप ज़ॉम्बी जिनका शरीर बेहद विशाल और ताकतवर हो जाता था। उनकी डिफेंस असाधारण होती थी और वे बैटलफील्ड में मेन बैटल टैंक की तरह सर्वाइवर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाते थे। इसलिए उसने मुझ जैसे स्पेशल ज़ॉम्बी से ब्लड मून के बाद बहुत बड़ी एवोल्यूशन की उम्मीद की थी, क्योंकि अपोकलिप्स में ताकत ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी कुंजी होती है। लेकिन मेरे अंदर सिर्फ मामूली बदलाव देकर उसे थोड़ी निराशा हुई। उसी समय यून रुओक्शु ने मन ही मन फैसला किया कि जब वह बड़ी होगी तो इतनी शक्तिशाली बनेगी कि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं उसे न बचाता तो बेबी बनकर रीबर्थ लेने के बाद वह अपोकलिप्स में बहुत पहले मर चुकी होती। वह हमेशा एहसान का बदला चुकाने में विश्वास रखती थी और इतना बड़ा एहसान तो वह कभी नहीं भूल सकती थी। तुमने मुझे बचपन में पाला, मैं बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनूंगी। उसके लिए यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक वादा था। उसे ज़ॉम्बी एवोल्यूशन के तरीके भी अच्छी तरह पता थे। ज़ॉम्बीज का सबसे मुख्य एवोल्यूशन जीवित प्राणियों को निगल कर होता था। इसके अलावा वे दूसरे ज़ॉम्बीज के ब्रेन के अंदर बनने वाले गोल्डन कोर को निगल कर भी एवोल्यूशन कर सकते थे। जिन ज़ॉम्बीज में स्पेशल एबिलिटीज जाग जाती थी उनके ब्रेन के अंदर यही गोल्डन कोर बनता था। यून रुओक्शु को पूरा भरोसा था कि अपने पिछले जीवन के अनुभव का फायदा उठाकर वह ऐसे गोल्डन कोर्स हासिल करेगी और मेरी एवोल्यूशन कराकर मुझे हाई लेवल ज़ॉम्बी बना देगी। तब मैं इंसानों की तरह बोल भी सकूंगा और मेरा शरीर भी धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म लेने लगेगा। मुझे उसकी इन सारी बातों का बिल्कुल पता नहीं था। मैं सिर्फ उसे बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए हाथों के इशारों से उसे बताने की कोशिश की कि मैंने उसके लिए 2 ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर दिया है और उसके खेलने के लिए टॉयज भी लाया हूँ। इतना ही नहीं, मजाक में मैं उसके लिए 5 इयर्स मॉक टेस्ट, 3 इयर्स एंट्रेंस एग्जाम जैसी पढ़ाई की किताबें भी उठा लाया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तक यून रुओक्शु का कोई निकनेम नहीं रखा है। थोड़ी देर सोचने के बाद, क्योंकि हम 7वीं मंजिल पर रहते थे, मैंने उसका निकनेम चीकी 7-7 रखने का फैसला किया। मैं चाहता था कि यह नाम हमें हमेशा 7वीं मंजिल पर बने हमारे छोटे से घर की खूबसूरत याद दिलाता रहे। रात भर इकट्ठा किए गए सप्लाईज को देखकर मैं काफी संतुष्ट था। मुझे लगा कि यह सामान मेरे और चीकी दोनों के लिए काफी लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अपोकलिप्स की अनिश्चितता को देखते हुए मैंने तय किया कि कुछ दिन घर के अंदर ही रहकर हालात का ऑब्जर्वेशन करूंगा और पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही दोबारा बाहर निकलूंगा। मैं लिविंग रूम में गया और वहां से लगभग आधा मीटर लंबी स्टील मचेटी उठा ली। मुझे नहीं पता इस घर का मालिक पहले क्या काम करता था, लेकिन उसके पास इतनी लंबी और बेहद तेज मचेटे होना वाकई हैरान करने वाला था। मैंने कभी स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सीखी थी, लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद मिली असाधारण फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से मैं आसानी से मचेटी घुमा सकता था। मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स और मूवीज में देखे हुए मूव्स को याद करके मैं लिविंग रूम में प्रैक्टिस करने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि अब मचेटे हाथ में होने पर मैं अकेले कई दुश्मनों का सामना आसानी से कर सकता हूँ। उधर जब मैं ब्लेड प्रैक्टिस कर रहा था, उसी समय यून रुओक्शुए थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी एबिलिटी की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी टेलीकिनेसिस से एक सिल्वर नीडल हवा में लगातार इधर उधर उड़ रही थी। इसी तरह देखते देखते 2 दिन बीत गए और हम दोनों की जिंदगी काफी आराम से चलने लगी। 2 दिन बाद मैंने हमेशा की तरह चीकी को दूध पिलाया ही था कि अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। बैल्कनी से नीचे झांककर मैंने देखा कि सड़क पर मौजूद 2 ज़ॉम्बीज बिना किसी फूड के लिए लड़ाई किए एक दूसरे को बुरी तरह नोच रहे थे। ज़ॉम्बीज का यह व्यवहार मेरी अब तक की समझ से बिल्कुल अलग था। 7वीं मंजिल से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं तुरंत 4थी मंजिल तक नीचे उतरकर हालात देखने चला गया। वहां मैंने देखा कि उनमें से एक ज़ॉम्बी करीब 2 मीटर लंबा था और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बेहद जबरदस्त थी। एक ज़ॉम्बी बेहद तेज और फुर्तीला था, जबकि दूसरा टैंक टाइप ज़ॉम्बी था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। आखिर में टैंक ज़ॉम्बी ने अपनी जबरदस्त ताकत से एजाइल ज़ॉम्बी को दूर फेंक दिया और एक जोरदार मुक्के से उसका सिर कुचलकर मार डाला। इसके बाद उसने उसके ब्रेन के अंदर से एक सफेद गोल्डन कोर निकाला। दोनों ज़ॉम्बीज की ताकत देखकर मैं दंग रह गया। मुझे खुशी हुई कि मैं लापरवाही से बाहर नहीं निकला था। अब मुझे समझ आ गया कि यह दुनिया मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है और मुझे अपनी थोड़ी सी एवोल्यूशन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने टैंक ज़ॉम्बी को गोल्डन कोर निकालते देखा तो मेरे अंदर उसे पाने की बहुत तीव्र इच्छा जाग उठी। मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि यह गोल्डन कोर मेरे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। तभी मुझे समझ आया कि शायद दोनों ज़ॉम्बीज की लड़ाई इसी गोल्डन कोर को पाने के लिए थी। टैंक ज़ॉम्बी ने जैसे ही सफेद गोल्डन कोर निकला, वह उत्साह में अपनी छाती पीटने लगा, जोर जोर से दहाड़ा और आसपास खड़ी गाड़ियों को मुकों से तोड़ने लगा। आसपास मौजूद सामान्य ज़ॉम्बीज ये देखकर तुरंत पीछे हट गए। वे इंस्टिंक्ट से ही उससे डरने लगे। मैंने अनुमान लगाया कि गोल्डन कोर शायद एवोल्यूशन के बाद ज़ॉम्बीज की ताकत को और बढ़ा देता है। खास बात यह थी कि गोल्डन कोर को देखकर मेरे अंदर जो लालसा पैदा हुई वह इंसानी मांस खाने की इच्छा से भी कहीं ज्यादा प्रबल थी। अगर मैं इसे खा लूं तो मेरी ज़ॉम्बी कंट्रोल एबिलिटी जरूर और मजबूत हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं उस टैंक ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी मेरी नजर किचन में रखे गैस सिलेंडर पर पड़ी और मेरे दिमाग में उसे चालाकी से हराने का प्लान आ गया। उधर यून रुओक्शु ने भी बाहर का शोर सुन लिया। वह नीचे का दृश्य नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने पिछले जीवन के अनुभव से उसने समझ लिया कि ब्लड मून के बाद पूरी दुनिया एवोल्यूशन के सबसे तेज दौर में प्रवेश कर चुकी है। ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट ताकत हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार रहे होंगे, जबकि ह्यूमन सर्वाइवर्स गोल्डन कोर्स की तलाश में होंगे। बाद के समय में इंसानों ने कल्टीवेशन मेथड्स भी विकसित कर लिए थे। अपने पिछले जीवन में ह्यूमन एम्प्रेस रही यून रुओक्शुए ने सबसे शक्तिशाली ग्लेज्ड ब्रीथिंग टेक्निक की साधना की थी। वह जानती थी कि उसका ज़ॉम्बी पापा एक लो लेवल ज़ॉम्बी होने के कारण अपोकलिप्स
अपोकलिप्स में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द खुद मजबूत बनकर हम दोनों की रक्षा करनी होगी। भले ही उसका शरीर अभी बेबी का था, लेकिन वह फिर भी ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकती थी। ब्लड मून के बाद हवा में फैले एनर्जी पार्टिकल्स को उसने अपने शरीर में खींचना शुरू किया। टेक्निक चलाते ही उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा और एनर्जी धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी। युन रुओक शुए खुश थी कि उसे एपोकलिप्स के शुरुआती दौर में ही इस टेक्निक से कल्टीवेशन करने का मौका मिल गया। बड़ी मात्रा में एनर्जी पार्टिकल्स उसके शरीर में समा गए, जिससे उसकी बोन्स और मजबूत हो गई और उसकी कमजोर टेलीकिनेसिस भी पहले से काफी ताकतवर हो गई। जब मैं नीचे से वापस बेडरूम में आया तो मैंने उसे कांपते हुए देखा। मुझे लगा कि शायद उसे ठंड लग गई है या बुखार आ गया है, इसलिए मैंने जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। युन रुओक शु की साधना टूट गई। उसने मेरी चिंतित शक्ल देखी तो मुस्कुरा दी और पहली बार उसे अपने ज़ॉम्बी पापा का सच्चा फादरली लव महसूस हुआ। पिछले जीवन में वह ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी और उसने कभी माता पिता का प्यार नहीं पाया था। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसे पिता का स्नेह मिला। उसे सुरक्षित देखकर मैंने राहत की सांस ली और फिर बाहर मौजूद टैंक ज़ॉम्बी को खत्म करने की स्ट्रेटेजी बनाने लगा। इतना खतरनाक खतरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। शाम होते ही मैंने अपने पहले ज़ॉम्बी पपेट को भेजा ताकि वह शॉप के अंदर गोल्डन कोर की ताकत बचा रहे टैंक ज़ॉम्बी को उकसा सके। ज़ॉम्बी पपेट ने फ्लावर पॉट उठाकर टैंक ज़ॉम्बी पर फेंका और तुरंत भाग गया। वह सफलतापूर्वक उसे पहले से तैयार किए गए गैस सिलेंडर वाले शॉप तक ले आया। जैसे ही मेरा पहला ज़ॉम्बी पपेट अंदर घुसा, टैंक ज़ॉम्बी पूरी ताकत से दौड़ता हुआ शॉप के अंदर घुस गया और अपने विशाल शरीर से मेरे पपेट को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसी समय मेरा दूसरा ज़ॉम्बी पपेट अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और लाइटर से गैस सिलेंडर में आग लगा दी। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। टैंक ज़ॉम्बी आग की लपटों में घिर गया और दर्द से भयानक चीखें मारने लगा। किसी तरह वह जलती हुई शॉप से बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर ही गिर पड़ा। एक्सप्लोजन होने से पहले ही मैंने अपने पपेट से कॉन्शियसनेस वापस खींच ली थी। मैं करीब 15 मिनट तक दूर खड़ा इंतजार करता रहा। जब पूरी तरह यकीन हो गया कि टैंक ज़ॉम्बी मर चुका है, तभी मैं सावधानी से उसके पास गया। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ चुका था और बुरी तरह नष्ट हो गया था। मैंने मचेटी से बड़ी मुश्किल से उसकी खोपड़ी खोली और उसके ब्रेन के अंदर से एक लाल सफेद गोल्डन कोर निकाला। इस गोल्डन कोर का आकर्षण पहले वाले सफेद गोल्डन कोर से भी कहीं ज्यादा था। मेरे अनुमान के अनुसार सफेद गोल्डन कोर साधारण एवोल्यूशन के बाद दूसरे ज़ॉम्बीज को खाकर बनता था, जबकि यह लाल सफेद गोल्डन कोर उससे एक लेवल ऊपर था। आग की रोशनी से आकर्षित होकर आसपास कई ज़ॉम्बीज आने लगे, इसलिए मैंने तुरंत गोल्डन कोर उठा लिया और 2 स्वस्थ ज़ॉम्बीज को अपने नए ज़ॉम्बी पपेट्स बना लिया। बिल्डिंग लौटने के बाद मैंने दोनों नए पपेट्स को नीचे गार्ड बनाकर खड़ा कर दिया और खुद तीसरी मंजिल पर चला गया। पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद मैं अपने अंदर की इच्छा को रोक नहीं पाया और गोल्डन कोर निगल लिया। गोल्डन कोर ने मेरे पूरे शरीर को अंदर से बदलना शुरू कर दिया। मेरी स्किन पहले से ज्यादा ह्यूमन जैसी होने लगी। सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी भी पहले से बेहतर हो गई। थोड़ी देर चक्कर आने के बाद मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। मेरी 5 सेंसेस भी तेज हो गई और ज़ॉम्बी कंट्रोल एबिलिटी पर मेरा नियंत्रण भी बेहतर हो गया। अब मैं एक साथ 5 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता था। इतना ही नहीं, मुझे एक नई एबिलिटी भी मिली, शेयर्ड विजन। पहले मैं सिर्फ अपनी आंखों के सामने मौजूद ज़ॉम्बी पपेट्स को ही कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब मैं उन्हें दूर से भी कंट्रोल कर सकता था। टेस्ट करने पर पता चला कि मेरी मेंटल पावर की रेंज लगभग 1 किलोमीटर है। इस रेंज के अंदर मुझे खुद बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं दूर बैठकर ही अपने ज़ॉम्बी पपेट से काम करवा सकता था। इससे मेरी सर्वाइवल एबिलिटी कई गुना बढ़ गई। उधर युन रुओक शुए ने दूर से एक्सप्लोजन और टैंक ज़ॉम्बी की दर्द भरी दहाड़ें सुनी। उसे 7वीं मंजिल पर होने की वजह से अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन मैं काफी देर तक वापस नहीं लौटा, इसलिए वह बेहद परेशान हो गई। वह जानती थी कि अपने बेबी बॉडी के साथ वह किसी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर सकती। वह सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसका ज़ॉम्बी पापा सुरक्षित लौट आए। चिंता की वजह से वह ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक पर भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। तभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। युन रुओक शुए ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर ताला खोलकर अंदर आने वाला उसका ज़ॉम्बी पापा ही हो सकता था। जब मैं वापस आया और उसे मुस्कुराते देखा तो मेरा दिल भी खुश हो गया। अब मेरी ताकत पहले से बढ़ चुकी थी और मैं उसे बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता था। मैं खुशी खुशी किचन में गया और उसके लिए मिल्क पाउडर बनाया। उसे मीठे स्वाद से दूध पीते देखकर मुझे लगा जैसे मेरे इस सड़े हुए ज़ॉम्बी शरीर में फिर से जिंदगी लौट आई हो। अगले 2 दिनों तक मैं अपनी टेलीकिनेसिस से ज़ॉम्बी पपेट्स को आसपास सप्लाईज इकट्ठा करने भेजता रहा। मैंने नीचे की कई मंजिलों को वेयर हाउस बना दिया। बेबी प्रोडक्ट्स, फूड और ज़ॉम्बीज से लड़ने वाले कई टूल्स भी जमा हो गए। हमारी जिंदगी हर दिन लगभग एक जैसी थी, लेकिन फिर भी मुझे बेहद संतोष मिलता था क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि मेरी ताकत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ युन रुओक शुए रोज मिल्क पीने के बाद ग्लेज्ड ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करती रहती। कभी कभी उसे लिविंग रूम से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को जोड़कर उसने अंदाजा लगाया कि मैं शायद किसी सुपर ज़ॉम्बी से मिल चुका हूं। वह अच्छी तरह जानती थी कि इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की ताकत सामान्य ज़ॉम्बीज से कई गुना ज्यादा होती है। इस नई दुनिया में साधारण ज़ॉम्बीज सबसे नीचे थे। उन्हें ह्यूमन सर्वाइवर्स, दूसरे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट्स तीनों से खतरा था। उसे इस बात ने बहुत भावुक कर दिया कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी मैं उसकी देखभाल करना नहीं भूला। अपोकलिप्स में इंसानों की ह्यूमैनिटी खत्म होती देख चुकी युन रुओक शु को मेरा इंसानियत बचाए रखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसकी टेलीकिनेसिस इतनी मजबूत हो गई कि वह सिल्वर नीडल को बिजली जैसी स्पीड से चला सकती थी। टाइम कंट्रोल एबिलिटी के साथ मिलकर वह बिना आवाज किए किसी की भी हत्या कर सकती थी। लेकिन वह यहीं रुकना नहीं चाहती थी। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना था। उसी समय मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को आसपास की बिल्डिंग्स में सप्लाईज ढूंढने भेजा। एक घर में रहने वाला इंसान शायद मार्शल आर्ट्स का शौकीन था। वहां मुझे कई फाइटिंग टेक्स्ट बुक्स मिली जिनमें अलग अलग क्लोज कॉम्बैट टेक्निक्स लिखी थी। ज़ॉम्बी एवोल्यूशन के बाद मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले ही सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। अब शरीर पहले जैसा अकड़ा हुआ भी नहीं था, इसलिए मैं इन मुश्किल फाइटिंग मूव्स को आसानी से सीख और
इस्तेमाल कर सकता था। ज़ॉम्बीज का लड़ने का तरीका भले ही जंगली और सीधा होता हो, लेकिन इंसानों द्वारा विकसित मॉडर्न कॉम्बैट टेक्निक्स कहीं ज्यादा वैज्ञानिक और असरदार थीं। भले ही मेरी मुख्य ताकत ज़ॉम्बी कंट्रोल थी, लेकिन मुझे लगता था कि अच्छी फाइटिंग स्किल्स मेरी फिजिकल लिमिटेशंस को भी पूरा कर सकती हैं। साथ ही ज़ॉम्बी होने की वजह से मुझे काटे जाने का डर भी नहीं था, इसलिए मैं वेपन्स का इस्तेमाल और भी प्रभावी तरीके से कर सकता था। कुछ बेसिक कॉम्बैट टेक्निक्स सीख लेने के बाद मैंने कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू करने के बाद अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को छठी मंजिल के लिविंग रूम में लाया। टेलीकिनेसिस कंट्रोल हटाते ही वे सीधे मेरे स्पारिंग पार्टनर्स बन गए। आखिर ज़ॉम्बी अगर मार्शल आर्ट सीख जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस के बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ थियोरी पढ़ने और खुद से प्रैक्टिस करने से असली लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सिर्फ रियल कॉम्बैट ही डिस्टेंस का सही अंदाजा, ओपोनेंट की रिएक्शन पढ़ना और सही जजमेंट जैसी स्किल्स विकसित कर सकता है। लगातार प्रैक्टिस के बाद मेरी फाइटिंग स्किल्स में जबरदस्त सुधार हुआ। अब मैं सामने से हमला करने वाले सामान्य ज़ॉम्बीज का भी आसानी से सामना कर सकता था। मैं एक बिल्कुल बिगिनर फाइटर से एक स्किल्ड फाइटर बन चुका था। इतना ही नहीं, मैंने पाया कि मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं। एक तरफ मैं खुद फाइटिंग प्रैक्टिस करता था, दूसरी तरफ टेलीकिनेसिस से ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल करके सप्लाईज भी इकट्ठा करवाता था और शेयर्ड विजन के जरिए आसपास की पूरी सिचुएशन पर नजर रखता था। तभी शेयर्ड विजन के जरिए मैंने सनशाइन कम्युनिटी की पहली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर दो ज़ॉम्बीज को इधर उधर घूमते देखा। अचानक उनके सामने एक ब्लड रेड शैडो बिजली जैसी स्पीड से गुजरी। उसकी स्पीड इतनी डरावनी थी कि अगर जमीन पर उसके निशान न दिखे तो मुझे लगा कि मेरी आंखों ने धोखा खाया है। मैंने तुरंत ज़ॉम्बी पपेट से उस ब्लड शैडो का पीछा करवाया। कुछ मिनट बाद आखिरकार वह क्रीचर साफ दिखाई दिया। उसका रूप बेहद भयानक था। उसके शरीर की स्किन लगभग पूरी उतर चुकी थी। उसके टीथ और टंग भी डरावने तरीके से बदल चुके थे। उसके दोनों हाथ और पैर म्यूटेंट बीस्ट के क्लॉज बन चुके थे। वह अब दो पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था और सिर्फ चारों पैरों पर दौड़ता था, लेकिन उसकी स्पीड और एक्सप्लोसिव पावर अविश्वसनीय थी। वह दीवारों और सीलिंग पर भी आसानी से दौड़ सकता था। उस ब्लड ज़ॉम्बी को देखते ही मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स भी इंस्टिंक्ट से डर गए। अगले ही पल उसने बिजली जैसी स्पीड से मेरे दोनों पपेट्स को सेकंडों में मार डाला। यह आखिर कैसा मॉन्स्टर था। कॉन्शियसनेस वापस अपने शरीर में लौटने के बाद भी मेरे मन में डर बना रहा। ब्लड मून के बाद कुछ ज़ॉम्बीज ने ऐसी एबिलिटीज हासिल कर ली थीं जो मेरी कल्पना से भी बाहर थीं। मेरी मौजूदा ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। अगर मैं अपने पांचों ज़ॉम्बी पपेट्स को भी एक साथ भेज देता तो शायद वे भी पल भर में खत्म हो जाते। अब मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि वह ब्लड ज़ॉम्बी कभी हमारी 5 नंबर बिल्डिंग तक न पहुंचे। मैंने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और हर दिन ज़ॉम्बीज के साथ रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस करके खुद को मजबूत बनाने लगा। एक हफ्ते बाद मैं छठी मंजिल के लिविंग रूम में 3 ताकतवर ज़ॉम्बीज के एक साथ हमले का भी आसानी से सामना करने लगा। तंग जगह में भी मैं तेजी से मूव करता, सही मौका ढूंढता और अपनी टेक्निक से उन्हें जल्दी खत्म कर देता। फाइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को सप्लाईज ढूंढने के अलावा इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की जानकारी इकट्ठा करने का काम भी दे दिया। ब्लड ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स से बिना पर्याप्त ताकत के भिड़ना आत्महत्या थी, लेकिन पहले मिले टैंक ज़ॉम्बी और एजाइल ज़ॉम्बी जैसे इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज को सही स्ट्रेटजी से हराया जा सकता था। पिछले कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन से मुझे यकीन हो गया था कि गोल्डन कोर सिर्फ इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के ब्रेन में ही बनता है। दूसरी तरफ 7वीं मंजिल के बेडरूम में बेबी यून रुआकशू की ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। शुरुआत में वह सिर्फ सिल्वर नीडल हिलाने से ही थक जाती थी, लेकिन अब वह अपनी बेबी बॉडी को जमीन से 1-2 सेंटीमीटर तक हवा में उठा सकती थी। इंसानों के लिए उड़ना हमेशा से एक सपना रहा है। हालांकि यून रुआकशू अभी सच में उड़ नहीं सकती थी, लेकिन लगातार प्रैक्टिस के बाद उसके पास अब कम से कम खुद की रक्षा करने लायक ताकत आ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि अगर बड़े सर्वाइवर बेसिस को पता चल जाए कि एक बेबी हवा में तैर सकती है तो वे सभी उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने के लिए लड़ पड़ेंगे। इतनी कम उम्र में ऐसी अचीवमेंट सचमुच चौंका देने वाली थी। छठी मंजिल की फाइटिंग प्रैक्टिस खत्म करने के बाद मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स से मरे हुए ज़ॉम्बीज की सफाई करवाई। मैं ऊपर जाकर चीकी को मिल्क पाउडर पिलाने ही वाला था कि सप्लाईज इकट्ठा कर रहे एक ज़ॉम्बी पपेट ने अचानक नई जानकारी भेजी। ज्यादा दूर नहीं, एक दुबला लेकिन बेहद तेज एजाइल ज़ॉम्बी एक बेहद कमजोर ह्यूमन सर्वाइवर का पीछा कर रहा था। मैंने अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को सामान्य ज़ॉम्बीज की तरह डिस्गाइज करके उचित दूरी पर आधे घेराव की फॉर्मेशन में धीरे धीरे उस एजाइल ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ाया जो आराम से इंसानी मांस खा रहा था। मैंने यह स्ट्रेटजी इसलिए चुनी क्योंकि एजाइल ज़ॉम्बी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगर मैं बिना सोचे समझे हमला करता तो मेरे सारे ज़ॉम्बी पपेट्स खत्म हो सकते थे। जैसे ही हमारे बीच की दूरी लगभग 10 मीटर रह गई, मैंने अचानक 5 ज़ॉम्बी पपेट्स को चार्ज करने का आदेश दिया। एजाइल ज़ॉम्बी ने अपनी स्पीड के दम पर ज्यादातर हमलों से बच लिया, लेकिन मेरी हाफ एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी की वजह से उसकी दाहिनी बांह और पीठ पर गहरे घाव लग गए। हालांकि मेरे एक ज़ॉम्बी पपेट की फायर एक्स उसकी पसलियों में फंस गई और गुस्से में एजाइल ज़ॉम्बी ने उसका सिर चीर कर उसे तुरंत मार डाला। मैंने तुरंत 2 ज़ॉम्बी पपेट्स को सामने से हमला करने भेजा ताकि उसका ध्यान भटक जाए, जबकि बाकी 2 पपेट्स ने पीछे से दोबारा हमला किया। एजाइल ज़ॉम्बी ने सामने वाले पपेट्स को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह कमर पर हुए जोरदार हॉरिजॉन्टल स्लैश से नहीं बच सका और उसके शरीर का बड़ा हिस्सा कट गया। घायल होने के बाद उसने और भी तेज स्पीड से हमला किया और एक और ज़ॉम्बी पपेट का सिर तोड़ दिया, लेकिन बाकी तीनों ज़ॉम्बी पपेट्स बिना रुके उस पर टूट पड़े। आखिरकार एजाइल ज़ॉम्बी लगातार होती फायर एक्स की बारिश से नहीं बच पाया और वहीं मारा गया। उसे मारने के बाद मैंने बचे हुए ज़ॉम्बी पपेट से उसके ब्रेन से गोल्डन कोर निकलवाया और तुरंत उन्हें लेकर बिल्डिंग वापस लौट आया। वापस पहुंचकर मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को नीचे गार्ड पर लगा दिया और खुद गोल्डन कोर लेकर ऊपर चला गया। मैंने देखा कि यह भी पहले वाले की तरह सफेद था जिसमें हल्की सी लाल चमक थी। इसका मतलब यह एजाइल ज़ॉम्बी भी पहले किसी गोल्डन कोर को निगल चुका था। मैंने बिना देर किए गोल्डन कोर निगल लिया। एक बार फिर शक्तिशाली एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। एवोल्यूशन पूरी होने के बाद मेरी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अब मैं एक साथ 10 ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता था और मेरी कंट्रोल रेंज बढ़कर 3000 मीटर हो गई थी। अपनी नई ताकत से उत्साहित होकर मैंने ज़ॉम्बीज के झुंड में से 10 मजबूत ज़ॉम्बीज चुने, उन्हें फायर फाइटिंग सूट पहनाए और एक बेहद ताकतवर
ताकतवर ज़ॉम्बी स्क्वाड तैयार कर लिया। इस स्क्वाड को देखकर मेरे अंदर आत्मविश्वास भर गया। मैंने कल्पना करनी शुरू कर दी कि एक दिन मैं विशाल ज़ॉम्बी आर्मी बनाऊंगा, अपनी टेलीकिनेसिस और अनगिनत ज़ॉम्बी पपेट्स के सहारे चारों दिशाओं में लड़ाइयां जीतूंगा। मैंने तो मास आर्मी स्ट्रेटेजी तक सोच ली थी, लेकिन मैं पहली बिल्डिंग में मौजूद उस भयानक ब्लड मॉन्स्टर को नहीं भूला था। आज अजाइल ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद उसकी तुलना में वह ब्लड मॉन्स्टर और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। भले ही अब मेरे पास 10 ज़ॉम्बी पपेट्स थे, लेकिन उसके बारे में जानकारी बहुत कम थी, इसलिए जीत की कोई गारंटी नहीं थी। मैंने तय किया कि कुछ दिन बाद फिर उससे मुकाबला करके उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाऊंगा। आखिर वह एक टाइम बॉम्ब की तरह था जिसके रहते मैं चैन से नहीं रह सकता था। अगले 3 दिनों में मैंने छठी मंजिल को पूरी तरह ट्रेनिंग रूम में बदल दिया। लगातार कॉम्बैट प्रैक्टिस के दौरान मुझे महसूस हुआ कि एवोल्यूशन के बाद मेरी फिजिकल एबिलिटी हर पहलू में पहले से कहीं बेहतर हो गई है। मैंने संतोष से सिर हिलाया। अब मेरा शरीर सच में एपोकलिप्स सर्वाइवर जैसा लगने लगा था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स से बैटलफील्ड साफ करवाया, अपने शरीर से खून धोया और 7वीं मंजिल पर चीकी को मिल्क पाउडर पिलाने चला गया। उसके मासूम चेहरे की मुस्कान देखकर मैं भी अनायास मुस्कुरा दिया। अब उसकी एपेटाइट पहले से काफी बढ़ गई थी। उसे दूध पिलाने के बाद मैं बाहर से लाइट टॉयज से उसे खिलाने लगा। युन रोक्शुए मुझे अपनी अनाड़ी हरकतों से उसे हंसाने की कोशिश करते देखकर मन ही मन बेबस हो गई। बाहर से वह एक बेबी थी, लेकिन अंदर से वह एक मैच्योर, काल्म और निर्णायक ह्यूमन एम्प्रेस थी। फिर भी उसने सोचा कि यह उसके ज़ॉम्बी पापा का प्यार है, इसलिए उसने मुस्कुराकर मेरा साथ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी मुस्कान देखी, मैं उसे हंसाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगा। युन रोक्शुए की आंख तक फड़क गई। आखिर उसने मन ही मन कहा, रहने दो, इसे ही अपनी टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस समझ लेती हूँ। उसके साथ खेलने के बाद मैंने पहली बिल्डिंग वाले ब्लड मॉन्स्टर की ताकत रखने का फैसला किया। मैंने 10 लंबे चौड़े ज़ॉम्बी पपेट्स चुने, उन्हें फायर फाइटिंग सूट्स पहनाए, लेकिन मुझे लगा कि अभी भी तैयारी अधूरी है। तभी मुझे सड़क के मोड़ पर मोटरसाइकिल शॉप याद आई। मैं ज़ॉम्बी पपेट्स को लेकर वहां गया, दुकान का दरवाजा तोड़ा और हर पपेट को फुल फेस मोटरसाइकिल हेलमेट पहना दिया। आखिर ज़ॉम्बीज का सबसे बड़ा वीक पॉइंट उनका सिर ही होता है। शरीर चाहे कितना भी फट जाए, जब तक सिर सुरक्षित रहे वे लड़ सकते थे। पूरी तैयारी के बाद मैंने इस नए ज़ॉम्बी स्क्वाड को दूर से कंट्रोल करते हुए पहली बिल्डिंग की ओर भेज दिया। मेरी टेलीकिनेसिस की रेंज 3000 मीटर थी, लेकिन मैं जानता था कि क्लोज कॉम्बैट में ब्लड मॉन्स्टर के सामने खुद जाना अभी भी खतरे से खाली नहीं था। इसलिए मैं 5 नंबर बिल्डिंग में ही सुरक्षित रहकर पूरे ऑपरेशन को कमांड करने लगा। ज़ॉम्बी स्क्वाड पहली मंजिल से हर कमरे और हर कोने की सावधानी से सर्च करता हुआ आगे बढ़ा। खासकर सीलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था, ताकि दीवारों और छत पर चलने वाला ब्लड मॉन्स्टर अचानक हमला न कर सके। जल्दी ही 4 मंजिलों की सर्च पूरी हो गई, लेकिन ब्लड मॉन्स्टर कहीं दिखाई नहीं दिया। किसी को नहीं पता था कि वह स्पाइडर की तरह 5वीं मंजिल के एक ब्लाइंड स्पॉट में चिपका हुआ इंतजार कर रहा था। जैसे ही मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स ऊपर पहुंचे, उसने अचानक हमला कर दिया। पहले ही वार में उसने दरवाजे के सबसे पास वाले ज़ॉम्बी पपेट को दूर उड़ा दिया। अच्छी बात यह रही कि हेलमेट की वजह से उसका सिर नहीं फूटा। मैंने तुरंत पूरे ज़ॉम्बी स्क्वाड को काउंटर अटैक का आदेश दिया और सभी ने फायर एक्सिस से हमला शुरू कर दिया। अगर इस समय युन रोक्शुए वहां होती तो वह तुरंत पहचान लेती कि यह ब्लड मॉन्स्टर दरअसल एपोकलिप्स का मशहूर लिकर ज़ॉम्बी था। अपने पिछले जीवन में उसने देखा था कि एपोकलिप्स के शुरुआती दौर में इसी मॉन्स्टर ने ह्यूमन सर्वाइवर्स का भारी कत्लेआम किया था। गुस्से में लिकर ज़ॉम्बी ने अपने तेज क्लॉज से कई ज़ॉम्बी पपेट्स को दूर फेंक दिया, लेकिन मेरे कंट्रोल में होने के कारण वे अपनी चोटों की परवाह की बिना उसके क्लॉज से चिपक गए। उसी समय बाकी ज़ॉम्बी पपेट्स ने फायर एक्सिस से उसके सिर पर लगातार वार किए। लिकर ज़ॉम्बी घिर गया। उसने छलांग लगाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कई वार उसके शरीर पर लगे। मैंने सभी ज़ॉम्बी पपेट्स को एक ही जगह लगातार हमला करने का आदेश दिया। आखिर 3 ज़ॉम्बी पपेट्स ने मिलकर उसकी एक पूरी बांह काट डाली। घायल लिकर ज़ॉम्बी तुरंत सीलिंग पर चढ़ गया। मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स से उस पर फायर एक्सिस फेंकवाई, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मेरे लो लेवल ज़ॉम्बी पपेट्स का एम और थ्रोइंग पावर दोनों कम पड़ गए। लिकर ज़ॉम्बी ने खिड़की का ग्लास तोड़ा, बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर छलांग लगाई और पल भर में आंखों से उछल हो गया। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि मैंने उसकी ताकत को कम आंका था। इतनी तैयारी के बाद भी मैं उसे पकड़ नहीं पाया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर भी जमीन की तरह दौड़ सकता था। उसके इस तरह बच निकलने का मतलब था कि अब वह सतर्क हो चुका है और शायद बदला लेने भी लौट सकता है। मुझे खुशी थी कि हेलमेट्स की वजह से मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स का नुकसान कम हुआ, लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी चिंता यही लिकर ज़ॉम्बी था। अगर वह किसी दिन चुपचाप हमारी 5 नंबर बिल्डिंग तक पहुंच गया और उसे चीकी मिल गई, तो वह बाहर की दीवार चढ़कर सीधे 7वीं मंजिल तक पहुंच सकता था और उसे रोकना लगभग असंभव होता। मैंने तुरंत खुद को शांत किया और डिफेंस प्लान बनाया। मैंने 3 सबसे मजबूत ज़ॉम्बी पपेट्स को पूरी तरह इक्विप करके 5 नंबर बिल्डिंग में लगातार पेट्रोल पर लगा दिया, ताकि अगर लिकर ज़ॉम्बी चुके से अंदर घुसे तो मुझे तुरंत पता चल जाए। बाकी ज़ॉम्बी पपेट्स को मैंने दूसरे इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की तलाश में भेज दिया। 2 गोल्डन कोड्स निकलकर ताकत बढ़ने पर मैं बहुत खुश था, लेकिन लिकर ज़ॉम्बी ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं अभी भी इस दुनिया में बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ। उधर 7वीं मंजिल के बेडरूम में युन रोक्शुए अपनी टेलीकिनेसिस से 2 क्लॉथ डॉल्स को हवा में लगातार उड़ा रही थी। ह्यूमन एम्प्रेस होने के नाते उसे ऐसे टॉयज बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वह मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि क्लॉथ डॉल्स से टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो जाती है। तभी उसे महसूस हुआ कि मैं वापस आ गया हूँ। उसने तुरंत दोनों डॉल्स को अपनी बाहों में पकड़ लिया। जब भी मैं उसे खुशी से खेलते देखा, मेरे अंदर का सारा तनाव खत्म हो जाता। मैंने मन ही मन सोचा, चीकी, यह दुनिया बहुत अंधेरी और टूटी हुई है। उम्मीद है कि जब तुम बड़ी होगी तो इस दुनिया से नफरत नहीं करोगी। तुम हमेशा ऐसे ही बेफिक्र मुस्कुराती रहो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस एपोकलिप्स में हमेशा साथ जिंदा रहें। तभी मेरी नजर बेडरूम की खिड़की पर गई और मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैं तुरंत नीचे गया, लकड़ी के तख्ते और कीलें लाया और पूरी खिड़की को बंद करना शुरू कर दिया। युन रोक्शु हैरानी से अपने ज़ॉम्बी पापा को देखती रही। पिछले कई दिनों से वह बाहर भी नहीं गया था और अब खिड़की भी बंद कर रहा था। उसने सोचा कि शायद उसके ज़ॉम्बी पापा को आखिरकार इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की असली ताकत का एहसास हो गया है और अब वह बाहर की खतरनाक दुनिया से डरकर खुद को छिपाना चाहता है। काफी देर सोचने के बाद उसे यही वजह सबसे सही लगी। उसने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, लगता है मेरा ज़ॉम्बी पापा सच में
बहुत डरपोक है, लेकिन उसने एक बात बिल्कुल नहीं सोची। असलियत यह थी कि मैं यह सब सिर्फ चीकी की रक्षा के लिए कर रहा था। ब्लड मून के बाद सिर्फ ज़ॉम्बीज ही नहीं बल्कि इंसानों में भी कई इवॉल्वर्स पैदा हो चुके थे। शुरुआत में वे सामान्य ज़ॉम्बीज को देखकर घबरा कर भाग जाते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साधारण इंसान भी आसानी से लो लेवल ज़ॉम्बीज का शिकार करने लगे। मैं लगातार खिड़की पर लकड़ी के तख्ते और कीलें लगा रहा था। काफी देर बाद आखिरकार मैंने पूरी खिड़की की मजबूत सुरक्षा तैयार कर ली। साथ ही मैंने जानबूझकर कुछ छोटे वेंटिलेशन होल्स भी छोड़े ताकि रोशनी और हवा आती रहे। इससे एक तरफ डिफेंस भी मजबूत रहा और दूसरी तरफ युनरुआक्शु को बंद और घुटन भरे माहौल में भी नहीं रहना पड़ा। अगर कभी ब्लड मॉन्स्टर हमला करता तो मुझे रिएक्शन देने के लिए थोड़ा समय भी मिल जाता। अगले 3 दिनों तक ब्लड मॉन्स्टर दोबारा दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने ज़ॉम्बी पपेट्स को लगातार 5 नंबर बिल्डिंग में पेट्रोल पर लगाए रखा। मैं किसी भी हालत में लापरवाही नहीं करना चाहता। तभी अचानक मेरे दिमाग में टेलीकिनेसिस का एक सिग्नल आया। मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स में से एक, जो 2 गलियां दूर एक छोटी ग्रोसरी शॉप से सप्लाईज इकट्ठा कर रहा था, उसका सामना कुछ ह्यूमन सर्वाइवर्स से हो गया। शुरुआत में उन सर्वाइवर्स ने उसे साधारण ज़ॉम्बी समझा, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी पपेट ने पलटकर उनकी तरफ देखा, वे घबरा गए। उनमें से एक मजबूत आदमी, जिसका नाम टीजू था, आयरन रॉड उठाकर सीधे ज़ॉम्बी पपेट की तरफ दौड़ा। मैंने तुरंत ज़ॉम्बी पपेट को फायर एक्स से उसका मुकाबला करने का आदेश दिया। जैसे ही दोनों भिड़े, मैं हैरान रह गया। मैंने जानबूझकर सबसे ताकतवर ज़ॉम्बीज को पपेट बनाया था और सामान्य ज़ॉम्बीज की फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंसानों से ज्यादा होती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीजू की ताकत इतनी जबरदस्त होगी। उसकी आयरन रॉड से आया वार इतना भारी था कि ज़ॉम्बी पपेट का पूरा हाथ सुन्न हो गया। अगले ही वार में टीजू ने फायर एक्स दूर उड़ा दी और एक ही प्रहार में ज़ॉम्बी पपेट का सिर कुचल दिया। ज़ॉम्बी पपेट के गिरने के बाद टीजू उसके पास गया और हैरानी से बोला, यह दुनिया तो सच में पागल हो गई है। अब ज़ॉम्बीज भी वेपन्स इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या यह किसी नई एवोल्यूशन का ज़ॉम्बी है? लेकिन उसने ज्यादा सोचने की बजाय अपने साथियों को जल्दी जल्दी सप्लाईज उठाने को कहा। उसे डर था कि कहीं कोई इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी वहां ना आ जाए। अपने लीडर को एक ही वार में ज़ॉम्बी मारते देखकर बाकी लोग उसकी तारीफ करने लगे। अच्छा हुआ टीजू भाई हमारे साथ हैं, नहीं तो हमें इतना सारा फूड कभी नहीं मिलता। दूसरा बोला, इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी क्या कर लेंगे? टीजू भाई की पावर के सामने तो एक ही डंडा काफी है। अपोकलिप्स में ताकतवर सहारा मिलना सबसे जरूरी था, इसलिए सभी लोग उसकी खुशामद करने में लगे थे। टीजू भी उनकी तारीफ सुनकर काफी खुश था। मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि अपोकलिप्स शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और फिर भी ह्यूमन सर्वाइवर्स जिंदा थे। सबसे ज्यादा मेरा ध्यान टीजू पर गया। उसकी ताकत देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह कोई ह्यूमन इवॉल्वर है, क्योंकि साधारण इंसान इतनी ताकत नहीं दिखा सकता। इंसानों की इंटेलिजेंस और चालाकी को देखते हुए मुझे चिंता हुई कि अगर वे हमारे सप्लाई तक पहुंच गए तो मेरी और चीकी दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से ज़ॉम्बी पपेट्स को उस इलाके में बिल्कुल नहीं भेजूंगा। ह्यूमन सर्वाइवर्स से हुई इस मुलाकात के बाद कुछ और दिन बीत गए। अब मैंने सप्लाईज इकट्ठा करना लगभग बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स की एफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी कि 5 नंबर बिल्डिंग के लगभग हर कमरे में अलग अलग तरह की सप्लाईज भर चुकी थी। दूसरी तरफ युनरुआक्शु इन दिनों अपने बेडरूम में टेलीकिनेसिस की मदद से क्रॉलिंग प्रैक्टिस कर रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर पर कंट्रोल बढ़ता गया और उसकी क्रॉलिंग स्पीड भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। आखिरकार टेलीकिनेसिस की मदद से उसने चलना भी सीख लिया। तभी मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। सामने का सीन देखकर मैं पूरी तरह शॉक रह गया। इतनी सी बेबी और ये तो चल भी रही है। पहले तो मैं हैरान रह गया, फिर मेरे चेहरे पर खुशी छा गई। मैंने हमेशा चाहा था कि युनरुआक्शु जल्दी से अपोकलिप्स के माहौल में खुद को ढाल सके, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी छोटी उम्र में ही चलना सीख जाएगी। मैं उसे गोद में उठाकर लिविंग रूम में ले आया, क्योंकि वहां का समतल फर्श प्रैक्टिस के लिए ज्यादा अच्छा था। युनरुआक्शु ने अपनी टेलीकिनेसिस की मदद से जल्दी ही वहां भी बैलेंस बना लिया, लेकिन उसके बेबी बॉडी की ताकत अभी कम थी। शरीर को संभालने में उसकी काफी मेंटल पावर खर्च हो रही थी। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वह खुद ही रुक गई। मुझे लगा कि वह थक गई है, इसलिए मैंने उसे उठाकर सोफा पर आराम से बैठा दिया। उसके बाद मैं अपनी स्टील मशेटी लेकर बैल्कनी में चला गया। मेरी बॉडी पूरी तरह इवॉल्व होने के बाद स्ट्रेंथ भी हर तरफ से बढ़ चुकी थी। अब जब मैं अपनी स्टील मशेटी घुमाता तो हवा चीरने की आवाज गूंजने लगी। फिलहाल मैं सिर्फ अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट्स और वुक्सिया मूवीज में देखी हुई टेक्निक्स की नकल करके प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि अगर इंसान खुद काफी स्ट्रांग हो जाए तो ईंट का टुकड़ा भी दूसरों का डिफेंस तोड़ सकता है। युनरुआक्शु मुझे देखकर हैरान रह गई। मैं लगातार अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक साधारण ज़ॉम्बी था। बस फर्क इतना था कि मेरे अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस बची हुई थी और मैं वेपन्स इस्तेमाल कर सकता था, जिससे मैं लो लेवल ज़ॉम्बीज से बेहतर था। लेकिन पिछले जन्म की ह्यूमन एम्प्रेस होने के कारण युनरुआक्शु को कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स का बेहद गहरा एक्सपीरियंस था। उसकी नजर में मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप इतनी बेकार थी कि अगर मेरा सामना किसी सच में स्किल्ड फाइटर से हो जाए तो वह पलक झपकते ही उसके ज़ॉम्बी पापा को मार देगा। दूसरी तरफ मैं यह देखकर खुश हो गया कि चीकी मुझे ध्यान से देख रही है। मुझे लगा वह मेरी स्वॉर्ड स्किल्स से प्रभावित हो गई है, इसलिए मैं और भी ज्यादा जोश से मचेटी घुमाने लगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने चीकी को 6ठी मंजिल के लिविंग रूम में खुलकर चलने फिरने दिया और वह छुकर अपनी टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस करती रही। मेरी देखरेख में वह हर दिन पहले से ज्यादा स्टेबल होकर चलने लगी। सचमुच वह किसी जीनियस चाइल्ड से कम नहीं थी, लेकिन युनरुआक्शु के दिल में क्राइसिस की फीलिंग लगातार बढ़ती जा रही थी। ब्लड मून के बाद ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट्स दोनों ही तेजी से इवॉल्व हो रहे थे। मेरे जैसे ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी के लिए भविष्य में सर्वाइवल करना मुश्किल होता जाएगा, इसलिए उसे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना था। कम से कम वह अपोकलिप्स में मेरा बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी अचानक बिल्डिंग के बाहर एक गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। मेरा ध्यान तुरंत ज़ॉम्बी पपेट्स की शेयर्ड विजन में चला गया। सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट में 2 इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे थे। उनमें से एक लगभग 2.5 मीटर लंबा टैंक ज़ॉम्बी था। उसके हर पंच से जमीन में गहरे गड्ढे बन रहे थे। दूसरी तरफ वही लिकर ज़ॉम्बी था जिससे मैं पहले लड़ चुका था। उसके क्लॉज किसी तेज ब्लेड की तरह थे और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। दोनों इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मेरे लिए सुनहरा मौका था। अगर दोनों एक दूसरे को कमजोर कर दें तो मैं आसानी से दोनों का फायदा उठा सकता था। मैं तुरंत कमरे से निकलकर
निकलकर नीचे गया और अपनी ज़ॉम्बी स्क्वाड इकट्ठा करने लगा। उधर युन रुओक्सुए बाहर की आवाज सुनकर परेशान हो गई। उसे मेरे ज़ॉम्बी पपेट्स कंट्रोल करने की एबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। उससे लगा मैं खुद जाकर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से लड़ने वाला हूँ, लेकिन वह खुद ठीक से चल भी नहीं सकती थी, इसलिए सिर्फ कमरे में बैठकर मेरी सलामती की दुआ कर सकती थी। नीचे पहुंचते ही मैंने अपने सभी ज़ॉम्बी पपेट्स को इकट्ठा किया। पूरी तरह आर्म्ड ज़ॉम्बी स्क्वाड धीरे धीरे ग्रीन बेल्ट की तरफ बढ़ने लगी। लंबी लड़ाई के बाद आखिर दोनों ज़ॉम्बीज बुरी तरह घायल हो चुके थे। लिकर ज़ॉम्बी ने टैंक ज़ॉम्बी का एक हाथ नोच कर अलग कर दिया और आखिरकार टैंक ज़ॉम्बी वहीं मर गया। लिकर ज़ॉम्बी मुश्किल से जी पाया था और जैसे ही वह गोल्डन कोर निकालने झुका, मेरी ज़ॉम्बी स्क्वाड ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। लिकर ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ा और ज़ॉम्बी पपेट्स को डराकर भगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कंट्रोल में होने की वजह से उन पर उसके प्रेशर का कोई असर नहीं हुआ। मेरे स्टोन ज़ॉम्बी पपेट्स लगातार फायर एक्सिस से उस पर हमला करते रहे। खुली जगह होने की वजह से लिकर ज़ॉम्बी अपनी वॉल रनिंग एबिलिटी का फायदा नहीं उठा पाया और आखिरकार उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। दोनों इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के गोल्डन कोर्स मेरे हाथ लग गए। मैं खुशी से झूम उठा और तुरंत अपनी ज़ॉम्बी स्क्वाड को लेकर सोसाइटी लौट आया। इस बार दोनों गोल्डन कोर्स पहले से भी ज्यादा रेड हो चुके थे। साफ था कि वे पहले ही कई गोल्डन कोर्स निकल चुके थे। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मैंने दोनों गोल्डन कोर्स एक साथ निकल ली। इस बार मिलने वाली एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरी स्पिरिट पावर में हुआ। मेरे दिमाग में इतनी जबरदस्त मेंटल एनर्जी भर गई कि मैं उसे सहन ही नहीं कर पाया और कुछ ही देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। 7वीं मंजिल पर युन रुओक्सुए बेचैनी से सोफा पर लौटने लगी। काफी देर तक मेरी कोई आवाज नहीं आई तो उसने उम्मीद छोड़ दी। उसे लगा कि उसका ज़ॉम्बी पापा इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया। वह दुखी होकर सोचने लगी, बेचारे ज़ॉम्बी पापा, बस थोड़ा और इंतजार कर लेते। तभी अचानक दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। युन रुओक्सु ने तुरंत सिर उठाया और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वह सोफा से उतरकर लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ दौड़ी और उसके मुंह से अचानक निकल गया, पापा। मैं वहीं बिजली गिरने की तरह जम गया। चीकी, पहली बार मुझे पापा बुला रही थी। मैंने दो जन्म जी लिए, लेकिन कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी। अचानक किसी के मुंह से पापा सुनना मेरे लिए ऐसा एहसास था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। उधर युन रुओक्सुए भी खुद चौंक गई। खुशी में उसने अपने मन की बात सीधे बोल दी थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके अंदर पिछले जन्म की सोल मौजूद है, इसीलिए बोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। बस रीबर्थ के बाद उसने कभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना लगा कि मेरी चीकी कोई जीनियस चाइल्ड है जिसने बिना सिखाए ही बोलना सीख लिया। मैं खुशी में जोर जोर से ज़ॉम्बी ग्राउल करने लगा। अफसोस कि मैं अभी भी इंसानों की तरह बोल नहीं सकता था। इस एवोल्यूशन के बाद मैं अब एक साथ 30 ज़ॉम्बी पपेट्स कंट्रोल कर सकता था और मेरी मेंटल पावर की रेंज सीधे 8000 मीटर तक पहुंच गई थी। इतनी ताकत मिलने के बाद मैंने तुरंत अपनी आर्मी बढ़ाने का फैसला किया। दूसरी तरफ युन रुओक्सुए अब मिल्क पाउडर पीना नहीं चाहती थी। उसने अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर मुझे समझाया कि अब वह सिर्फ दूध नहीं पिएगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर चीकी मुझसे ज्यादा समझदार थी। मैं तुरंत छठी मंजिल पर गया और राइस पॉरेज में मिल्क पाउडर मिलाकर उसे बेबी फूड बनाकर खिलाया। इस बार चीकी ने खुद स्पून पकड़कर खाना शुरू कर दिया और बोली, पापा अब मैं खुद खा लूंगी। उसे खुशी से खाते देकर मेरा दिल भर आया। मेरी छोटी चीकी सचमुच बड़ी हो रही थी। स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद मेरे मन में एक नया विचार आया, अगर मैं ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सका हूं तो क्या इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकता हूं। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ हजार मीटर दूर मेरे एक ज़ॉम्बी पपेट को अकेला घूमता हुआ एक टैंक टाइप इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी मिला। मैं अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को साधारण ज़ॉम्बीज की तरह छुपाकर उसके पास ले गया और 100 मीटर की दूरी से अपनी मेंटल पावर छोड़ी। उसकी मेंटल डिफेंस सामान्य ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा मजबूत थी। शुरुआत में काफी रेजिस्टेंस मिला, लेकिन मेरी नई स्पिरिट पावर उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। आखिरकार मैंने उसकी डिफेंस तोड़ दी और उसे अपना ज़ॉम्बी पपेट बना लिया। मैंने उसका नाम दा पैंग रखा। उसका शरीर बेहद विशाल था और दोनों हाथ किसी लोहे के पिंजरे जैसे लगे थे। मैं हार्डवेयर स्टोर से 2 भारी आयरन हैमर्स उठा लाया जिनका वजन 100 किलो से भी ज्यादा था और उन्हें डबांग को दे दिया। जब वह दोनों हैमर्स घुमाता तो हवा तक कांप जाती। सोसाइटी के गेट पर उसे खड़ा कर दो तो वह किसी गार्डियन गॉड से कम नहीं लगता था। डबांग के आने के बाद मुझे पहली बार पूरी सिक्योरिटी महसूस हुई। इसके बाद मैंने एक स्पीड टाइप इवॉल्व्ड ज़ोंबी को भी अपने कंट्रोल में लिया और उसका नाम शांडियान लाइटनिंग रखा। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और वह ड्यूअल ब्लेड्स चलाने में माहिर था। इस तरह डा पैंग की स्लो स्पीड की कमी पूरी हो गई। एक टैंक, एक असैसिन और 20 से ज्यादा ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी पपेट्स के साथ मुझे लगने लगा कि अब मैं अपोकलिप्स में आराम से राज कर सकता हूं। इसी दौरान डा पैंग जब सप्लाईज ढूंढ रहा था तभी उसका सामना एक म्यूटेंट जायंट डॉग से हुआ। उसकी बॉडी लगभग 2 मीटर लंबी थी। पूरे शरीर पर काले और बेहद सख्त बाल थे और उसका शरीर किसी जंगली सुअर जितना मोटा था। अपोकलिप्स में यह पहली बार था जब मैंने किसी दूसरे म्यूटेंट क्रीचर को देखा। मैंने तुरंत डा पैंग को अटैक करने का आदेश दिया। उसने एक हैमर से जायंट डॉग का अगला पंजा तोड़ दिया और अगले बार में उसका सिर कुचल डाला। उसके दिमाग से भी एक व्हाइट गोल्डन कोर निकला। अब यह साफ हो गया कि म्यूटेंट बीस्ट के अंदर भी गोल्डन कोर बनते हैं। मैं जायंट डॉग की बॉडी सोसाइटी वापस ले आया। उसका कुछ मीट मैंने खुद खाकर अपनी हंगर शांत की और बाकी डा पैंग को दे दिया। फ्रेश मीट खाने के बाद डा पैंग के घाव आंखों के सामने भरने लगे। म्यूटेंट डॉग और बाद में मिले एक और टैंक ज़ॉम्बी के गोल्डन कोर्स निकलने के बाद मेरी स्पिरिट पावर फिर बढ़ गई। लेकिन युन रुओक्सु को इन सब बातों का पता नहीं था। एक दिन जब मैं बाहर था वह चुके से नीचे उतर गई। उसने देखा कि तीसरी मंजिल से लेकर छठी मंजिल तक हर कमरा सप्लाईज से भरा पड़ा था। मिल्क पाउडर के पहाड़ लगे थे, मिनरल वाटर की बोतलें छत तक जमा थी और बेबी प्रोडक्ट्स और फूड का तो हिसाब ही नहीं था। वह शॉक होकर बुदबुदाई, हे भगवान, ज़ॉम्बी पापा ने आखिर कितना सामान जमा कर रखा है। ये सब देखकर उसे अपने पहले वाले अंदाजे